हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयप्रकाश। सवाल ये है कि क्या अगले 60-70 दिनों में यूपीएससी का प्रिपरेशन किया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अपने प्रिपरेशन लेवल को हम उस लेवल तक 2-3 नॉच अप ले जा सकें कि हम कट ऑफ को क्लियर कर सकें? और ये सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जो कि एकेडमिक ईयर 2025-26 में आए हैं, कि इन्होंने जून जुलाई या फिर अक्टूबर नवंबर से अपने प्रिपरेशन शुरू किया है और अभी आपको ले थोड़ा सा आप डीमोटिवेटेड हैं, क्लैरिटी नहीं है कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। उसका कारण ये है कि आपने पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप प्रिपेयर उस क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं, उस प्रिसीजन के साथ कर सकते हैं कि आने वाले जो 24-25 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको उसका कट ऑफ आप क्लियर कर सकें। देखिए, अगर आप वन वर्ड आंसर चाहते हैं तो आंसर इज यस। हाँ, ये पॉसिबल है। एक कंडीशन है कि आपने पहले एटलीस्ट दो बार सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है, चाहे वो आपने फाउंडेशन प्रोग्राम में पढ़ा हुआ हो, जो कि लगभग सभी लोगों ने किया हुआ है, या फिर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट एक बार एज ए फाउंडेशन लेवल आपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है और सेकेंड टाइम में आपने रिवीजन किया हुआ है, चाहे एज ए होमवर्क और या फिर एज ए पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो कम से कम 2 बार आपने पढ़ा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगले 70 दिनों में, अगर 70 दिन हम ना भी लें, इसको सिर्फ 60 दिन लें, क्योंकि लास्ट का जो 10 दिन होता है आई लीव इट एट योर ओन डिस्क्रिप्शन कि आपको 10 दिनों में कैसे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, लेकिन 60 दिन के बारे में आपको जरूर मैं कोई ना कोई यहाँ पे एक क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेशन आपका ही पर्सनल होता है कि आप किस कारण से इस प्रिपरेशन में हैं। हाँ, मेरा रोल यहाँ पे ये है कि मैं आपको क्लैरिटी, एक रोड मैप दे दूंगा कि अगले 60 से 70 दिनों में आपको कैसे मूव करना है यहाँ से कि आपका प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हैं, है ना, करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आज बेटर मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रिपरेशन के 3 चीज़ें होती हैं उसमें। पहला चीज़ ये है कि आपका जो जीएस का प्रिपरेशन है वो कैसा है, आपके जीएस का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा है आप करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल कर रहे हो। करंट अफेयर्स काफ़ी वास्ट वास्ट होता है अपने आप में, 12 महीने करंट अफेयर्स है, हर मैगजीन में आपको 100, 125, 150 पेजेस मिलेंगे, 1200-1500 पेजेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग 2-2 मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो कैसे उसका रिवीजन करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसका कंसाइज नोट्स बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, दूसरा होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, 50, 60, 70 टेस्ट लोग लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या आपके लिए जो ये अगला 60 दिन है इसके लिए क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? ठीक है, तो इन तीनों डिस्कशंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जीएस का प्रिपरेशन कैसे होगा आपका, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे होगा, और एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे लोग ये आपको कहेंगे कि नहीं आप 100 पेपर सॉल्व कर लो आपका एग्जाम हो जाएगा। बकवास, शुद्ध बकवास है, उसमें उससे कुछ नहीं होगा आपका, है ना। आपके दिमाग में कितनी बातें जा रही है, कितनी क्लैरिटी आपको हो रही है, किस सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लैरिटी किस लेवल का है, ये ज़्यादा मैटर करता है ना कि आप 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज का अभी के डिस्कशन में मैं आपको एक पोर्शन बताऊंगा जीएस का कि आने वाले 60 दिनों में आपको जीएस को लेकर कैसे मूव करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, और उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी मेरे एंड से मैं क्या आप हेल्प कर सकता हूँ करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में। ठीक है, 12 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है, उसके बाद एमसीक्यू को कैसे आपको इंटीग्रेट करना है अगले 60 दिनों में। मैं ये कतई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक नया टेस्ट सीरीज लगाओ, चाहे मार्केट से 100 पेपर्स लेके सॉल्व कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट, आज हम बात करेंगे जीएस का। देखिए, पहले तो हम ये सोचना होगा कि हमारे पास दिन कितने हैं। प्रैक्टिकली आज है 15 मार्च, 24 मार्च को ऐसा पूछा आपका पेपर है, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 70 दिन हैं। ठीक है, 70 दिनों में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ 60 दिन है। हो सकता है 1-2 दिन आपका, 1-2 दिन 3 दिन इधर उधर चला जाए कुछ किसी कारणों से, या फिर लास्ट का 10 दिन हम रख देते हैं कि ये आपके अपने डिस्क्रिप्शन पे है कि आप उस 10 दिन में आप क्या करना चाहते हो। थोड़ा सा आपको अपना प्रिपरेशन लास्ट में थोड़ा सा कम करना होता है कि माइंड को थोड़ा सा आराम मिले और आप चीज़ों को बेटर रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीएस प्रिपरेशन का। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि
आपके पास 60 डेज है, 60 डेज का समय है आपके पास, और पर डे आप 10 आवर दे पा रहे हो। कोई 9 घंटे देगा, कोई 12 घंटे देगा, कोई 14 घंटे भी देगा, लेकिन 10 घंटे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आपके पास हैं 600 घंटे, 600 घंटे हैं अगले 60 दिनों में, ठीक है। इन 600 घंटों को जो एक ब्रॉड डिवीजन होना है बिटवीन आपका जीएस प्रिपरेशन एंड करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, वो ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे आपको इन 600 घंटों को डिवाइड करना है, इसमें कि 450 घंटे आप जीएस की प्रिपरेशन करो और 150 घंटे आप करंट अफेयर्स के लिए रखो। इसके बारे में मैं आपको स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बोरिंग नहीं करना चाहता मैं इसको। तो आज मैं बात करूंगा कि इन 450 घंटों में कैसे आपको जीएस को लेके मूव करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं। अब देखें आपके पास क्या है कि हिस्ट्री है, पढ़ना होता है आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके। बाकी चीज़ आप कहें किड्स इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं मैं कि एज ए पार्ट ऑफ जीएस सब्जेक्ट ये 6 सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे, बाकी सब मिसलेनियस में आ सकता है, वो आपका कुछ कुछ करंट अफेयर्स से होता है तो होता है, अदरवाइज ये आपके मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन 6 सब्जेक्ट्स में से जो साइंस एंड टेक है उसको हम जीएस में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि ये आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से आता है। मतलब आपके 10 से 12 या फिर एट मैक्स 14-15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपके जो फाउंडेशन लाइक जो आपका बेसिक्स हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो साइंस है ना, उससे आए। अदरवाइज आपका ये 12 में से 11 क्वेश्चन आपका एक करंट अफेयर से आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो जब आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करोगे तो आपके साइंस एंड टेक का प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा उसमें, ठीक है। आईआर को लेके भी वही बात है कि आईआर में भी आपका करंट अफेयर्स से ही आता है, तो उसके लिए सेपरेट आपको कुछ बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन है हमारे पास जीएस में प्रिपरेशन के लिए। देखिए हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, मॉडर्न होता है, एंशिएंट होता है, मेडिवल होता है, ठीक है। तो ब्रॉडली 4 डिविजन्स हैं हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। जो मेडिवल और एंशिएंट है वो आपका आर्ट एंड कल्चर से ओवरलैप करता है। तो जब भी आप एंशिएंट पढ़ते हो तो जैसे मान के अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट सारे सब कुछ एक साथ होता है, ऐसे ही मेडिवल में भी होता है। मॉडर्न थोड़ा सा अलग रहते हैं क्योंकि मॉडर्न में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं बट वैसे आते नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है पेंटिंग म्यूजिक वगैरह को लेके, ठीक है। फिर है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। अब हमें क्या करना है कि अब हमें चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमें चीज़ों ऐसे मूव करना है कि कम समय में हम ज़्यादा आउटकम ला सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है और जिस सब्जेक्ट का जैसा नेचर होगा वैसे ही आपको आगे अप्रोच करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी को लें, है ना, पॉलिटी को, तो पॉलिटी क्या है, कंपेरेटिवली इजी है। पॉलिटी कंपेरेटिवली इजी है, इसमें फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, आप जो कह लें, बट ये मान के चलिए कि आपका पॉलिटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो पॉलिटी आप में आपको हर साल 14, 15, 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 15 मान ले। तो अगर आपका ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो 13 क्वेश्चंस मिनिमम इसमें अटेम्प्ट आप कर ही लोगे, ठीक है। अगर 18-20 भी आता है तो जनरली जब 15 से ऊपर जाता है पॉलिटी के क्वेश्चंस तो पेपर इजी हो जाता है। तो आप देखो कि पिछले कुछ सालों में पॉलिटी क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिए हैं। तो पॉलिटी के लिए बुक वही लक्ष्मीकांत है आपके लिए स्टैंडर्ड बुक। डीडी बसु अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ें, अगर आपने पढ़े पहले डीडी बसु कम से कम 2 बार पढ़ रहे तभी डीडी बसु को टच करें, अदरवाइज सिर्फ लक्ष्मीकांत से आप अपना काम चलाएं अपना, ठीक है, लक्ष्मीकांत से। तो पॉलिटी इजी है, स्कोरिंग है, तो ये आपके टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जियोग्राफी पे। ज्योग्राफी पे के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, जाहिर सी बात है आपके पास एनसीईआरटीज हैं, आपके पास जीसी लियोंग है, सभी लोगों को पता होगा इन बुक्स के बारे में, ठीक है। जीसी लियोंग है, इनसे आप प्रिपेयर करना है। खासकर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं जो आपका इंटरमीडिएट की बुक्स हैं और आपका जीसी लियोंग भी फिजिकल ज्योग्राफी ही है। तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान दें कि जब भी कोई फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं,
देन रेफर द सेम चैप्टर इन द जीसी लियोंग। उससे क्या होगा कि आपका मोर देन 50-60% जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। एडिशनल कुछ चीज़ें जीसी लियोंग में दी रहती हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको आप या तो एनसीईआरटी के ही जो बुक है उसमें कहीं जॉटिंग्स बनाने, नोट डाउन कर लें कि जीसी लियोंग में क्या एक्स्ट्रा है जो कि इस बुक में नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम में आपको फिर जीसी लियोंग टच नहीं करना रहेगा, आपका सिर्फ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहे आप छोटे छोटे पेजेस पे मेंशन करके वहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स में रख सकते हैं कि आपका जो रिवीजन हो वो क्विक और ईजी हो जाए। ठीक है, पिछले पिछले 3-4 सालों में खासकर आई थिंक 2023 ऑनवर्ड्स ज्योग्राफी क्वेश्चंस बढ़ गए। पहले कम हो गए थे, जैसे ज्योग्राफी क्वेश्चंस बहुत कम आते थे, 4-5-6 ऐसे हो गए थे, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि 18 से 22 क्वेश्चंस तक ज्योग्राफी से आ रहे हैं। ठीक है, जब से इन्वायरमेंट ऐड हुआ था ना प्रीलिम्स में, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स एक साथ हुआ था, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बढ़ गए थे, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम हो गए थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दोबारा बढ़ गए हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा आपको भागदौड़ भी नहीं करना। ये जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी की, जीसी लियोंग, इनको आप ढंग से अगर पढ़ लेते हो तो आपका ज्योग्राफी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी क्या है कि ज्योग्राफी आपको कॉन्सेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है और फैक्ट बेस्ड भी है। चूंकि इससे बहुत सारे ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसमें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब याद करना कि कौन कहाँ पे क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, बट हाँ, ज्योग्राफी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसका प्रिपरेशन कंपेटिटिवली आप बहुत लोग डरते हैं इसलिए हैं कि क्यों, क्योंकि मे बी मुझे लगता है कि जो चीज़ें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल हैं या फिर याद नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, ये है कि बुक्स बहुत सिंपल है, उसमें बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आपका प्रिपरेशन और रिविजन काफ़ी ईजी होने वाला है। दूसरी बात है इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर आप सब्जेक्ट को आप देखें तो इकोनॉमी सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है। इकोनॉमी सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है। अब इकोनॉमी के लिए क्या करना है कि देखिए, इकोनॉमी में भी ना आपका लगभग 13 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इकोनॉमी में एक चीज़ ये है कि ये इंटीग्रेटेड है करंट अफेयर्स के साथ, तो जब आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इकोनॉमी का प्रिपरेशन उसमें ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, खासकर जो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपका इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है। खासकर ये जो मैक्रो इकोनॉमी के चैप्टर से स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंट्स, जीडीपी से लेके बैलेंस ऑफ पेमेंट तक के जो 8 मैक्रो इकोनॉमी के चैप्टर्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी हैं। एग्रीकल्चर हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, ये सब बहुत ईजी होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा। और इसका प्रायोरिटी पे रखें, क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पेशेंस रहेगा तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाएं आप एनवायरनमेंट पे। देखिए, एनवायरनमेंट खासकर फैक्चुअल है। ठीक है, फैक्चुअल है और इन्वायरमेंट बेसिकली डिराइव होता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी आपका ठीक है तो एनवायरनमेंट भी आपका ठीक रहेगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए आप बुक रखें, PMFIS की बुक आप रख सकते हैं। ठीक है, या फिर फोरम की भी बुक का मैंने देखा है लोगों ने प्रिपेयर कर सकते हैं, फोरम IS की भी बुक से भी। ठीक है, तो PMFIS की बुक आप रखें या फिर फोरम IS की बुक रखें या फिर कोई अदर भी बुक आपने पढ़ा हुआ है तो उसको रखें। ठीक है, ध्यान रखें कि अभी कोई भी नया बुक नहीं पढ़ना है। अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी तो लक्ष्मीकांत ही आपको पढ़नी है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ा तो वही बुक आपको पढ़नी है, कोई नई बुक आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट अगेन इससे 18, 20, 22 क्वेश्चन इससे आते हैं और ये भी आपका स्कोरिंग हो सकता है अगर आपका रिवीजन अच्छा है। इन्वायरमेंट में रिवीजन मैटर करता है, इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप इन 4 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रखें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात है हिस्ट्री को लेकर क्या करें। हिस्ट्री में भी 16, 18, 20 क्वेश्चंस तक आते हैं। देखिए, हिस्ट्री का क्या है कि अगर आप एक्सेप्शनली गुड हैं देन गो फॉर इट, रिवाइज इट। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है, और ये ज़्यादातर लोगों को होता है, खासकर कि अगर आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में, उसमें से आपके अराउंड अगर लेट सपोज कि 20 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न से होते हैं और बाकी 7-8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से होगा, 1-2 एंशिएंट मेडिवल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उससे होगा तो होगा। ठीक है, अब आर्ट एंड कल्चर बहुत डाइसी है। आर्ट एंड कल्चर इतना डाइसी है कि आपको शायद आपने 10 बार रिवीजन भी किया होगा तो भी आप सीओटी के साथ उसको सही नहीं कर सकते, है ना।
अनलेस आप एक्सेप्शनली वेल हो उस एरिया में, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि गो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ें, स्पेक्ट्रम से पढ़ें, और हालांकि स्पेक्ट्रम खुद अब काफ़ी मोटी होगी, बट स्टिल आप स्पेक्ट्रम से पढ़ें उसको। अगर आपका प्रिपरेशन आपने एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, एक दो बार बस पढ़ा हुआ है, छोड़ दें आप उसको, उसके पीछे आप ना जाएं, ठीक है। ये होगा क्या कि देखिए, जितना बड़ा आपका एंशिएंट है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न, ये 4 पोर्शन है, ठीक है। 4 पोर्शन को जितने टाइम में आप अच्छे से पढ़ोगे ना, उतने टाइम में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तीनों रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी यह है कि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें से हम क्या ऐसा करें कि हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो, आउटपुट हमारा मैक्सिमम हो। तो इसके लिए जब हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, अगर आप क्वेश्चंस को भी काउंट करें यहाँ पे, ठीक है, तो 15 यहाँ से हो गया, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आप मान लें, यहाँ से आप 15 क्वेश्चन मान लें, और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन मान लें, तो 20, 20, 40 और 15, 15, 30, यानी 70 क्वेश्चंस अभी आप करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं तो 8-9 क्वेश्चन यहाँ से भी रख लीजिए। तो है क्या कि अगर आपने 80 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो दैट इज अ गुड इनफ प्रिपरेशन। 100 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो पाता, ये आप ध्यान रखें कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है, प्रीलिम्स टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप 100 की बजाय 80 प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, ये 80 में तब बात कर रहा हूं जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर यही बात मैं जनवरी में कर रहा होता तो जनवरी में कहता कि आप सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, गो फॉर 100 क्वेश्चंस। लेकिन अब चूंकि आपके पास सिर्फ 60 दिन रह गए हैं, 60-65 दिन रह गए हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जहां से हमारा आउटपुट अच्छा हो, ठीक है, कम समय में हम आउटपुट ज़्यादा ला सकें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो गो फॉर 80 क्वेश्चंस, और इनफैक्ट 85 to 90 क्वेश्चंस। मैं आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट मेडिवल न पढ़ने की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप मान चलिए कि मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 88 to 90 क्वेश्चंस की। उन जो 10 क्वेश्चन है उसके चक्कर में क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन जो 4-5 सब्जेक्ट्स इनको कैसे लेके मूव करना है देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपके पास हैं 450 घंटे, जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए, आपके पास पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट्स को मेरा मानना यह है कि अगर आपने 2 बार रिवीजन कर रखा है, तो नेक्स्ट आपका 45 to 50 आवर्स में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब एक बार आपकी अच्छी रीडिंग हो जाएगी। देखिए, होता क्या है कि मैं इसलिए एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 1-2 बार पढ़ा है, अगले 60 दिनों में हो जाएगा। उसका कारण ये है कि लेट सपोज कि पॉलिटी में प्रेसिडेंट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। तो आज के समय में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो सभी लोग वोट नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, एमएलसीज करते हैं नहीं करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी ना हो कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वोट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आपको दिमाग में डाउट हो कि भाई सब कोई तो नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने पढ़ा है एटलीस्ट 2 बार, तो ये मान के चलिए कि अगले 45 से 50 घंटे में आपका डिटेल्ड स्टडी हो जाएगा 21 सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इसमें चाहे पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो, मैं मानता हूँ इकोनॉमी में थोड़ा कम समय लगेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगेन थोड़ा कम समय लगेगा, ठीक है। तो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हुए? 5 सब्जेक्ट्स, ठीक। और पांचों को अगर आप डिटेल में जाके पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि इन पांचों में से कोई आपका ज़्यादा वीक है, कई लोगों का इकोनॉमी वीक होता है, कई लोगों का ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री बाय एंड लार्ज सबका ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो चीज़ों को, बट स्टिल हम मान के चल रहे हैं कि आप पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। तो अगर आपका 50 घंटा भी लग रहा है, 50 × 5 250 घंटे हो गए आपके। 250 घंटे में आपका फर्स्ट रीडिंग अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन पे आ जाओ। तो जब आप दोबारा इनको पढ़ने जाओगे तो मेरा ये अनुमान है कि अराउंड 25 आवर्स में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर किसी किसी को हो सकता है 30 घंटे लगे, ठीक है। तो 25 घंटे यानी इंटू 5 125 घंटे में आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया? 225 और 125, ये आपका हो गया 375 घंटे, ठीक है।
375 घंटे। जब थर्ड टाइम रिवीजन के लिए जाओगे आप, तो फिर जो समय होगा वो मामूली कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि चूंकि सब्जेक्ट्स उतने बड़े होते हैं तो आपको रिवीजन तो सारा करना ही है। फिर आप मान के चलो कि अराउंड 20 आवर पर सब्जेक्ट आपका, ये आपका थर्ड रिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि किसी में ज़्यादा समय लगेगा, किसी में कम लगेगा। इकोनॉमी वगैरह में कम समय लगता है अगर आपने रिवीजन कर रखा है, ज्योग्राफी में अगेन कम लगेगा, है ना। तो आप मान के चलो कि समवेयर अराउंड 80 टू 100 आवर्स आपको थर्ड रिवीजन में लगेगा। ठीक है, तो ये आपका रफली हो गया अराउंड समवेयर अराउंड 455 टू 475 घंटे। ठीक है, तो ये एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, हो सकता है किसी का 425 घंटे में हो जाए, किसी का 500 घंटे में हो। तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो जो डेली के 10 घंटे हैं उसको आप बढ़ा के 12 घंटे कर लो। ठीक है, तो आपको 60 दिनों में 720 घंटे, अगर आप 150 घंटे उनके निकाले भी दो करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स 150 घंटे में हो जाएगा, इसलिए मैं 150 घंटे उसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो फिर भी आपके पास 500-550 से ज़्यादा घंटे बचेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको एक मोटा मोटी एस्टिमेट दे रहा हूँ कैसे आपका फर्स्ट रिवीजन होगा, सेकेंड रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन होगा। और थर्ड रिवीजन आते आते जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल गैप्स थे, क्लैरिटी नहीं थी, जहां ग्रे एरिया था, जहां आपने छोड़ा हुआ था, वो सब आप कवर कर जाओगे। ठीक है, आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन कोई बोलेगा तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन वोट करता है, कौन कौन नहीं करता है, इनका वोट का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, लेट से कि पहली बार आप रिवीजन करने जा रहे हो, तो मैं मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मनी सप्लाई में आपको कम से कम ये एस्टिमेट हो कि भाई समथिंग कॉल्ड M1, M2, M3, M4। ये तो आपको पता हो कि नहीं, ये इतना। अगर आपको ये भी नहीं पता है देन इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आपका थर्ड रिवीजन होते होते आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई होता है वो क्या होता है। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में, क्योंकि वो हाईली इलिक्विड होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी आपको थर्ड टाइम तक आ जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि अभी बहुत ही आप पेशेंस रखें, मेडिटेशन वगैरह करें, आपको ज़्यादा पेशेंस रहेगा और आप थोड़ा घबराएंगे नहीं, और जो आपका प्रिपरेशन हो ज़्यादा स्मूथ जाएगा। ठीक है, तो मेडिटेशन करें और डेली 10 से 12 घंटे समय निकालें और सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें। आप देखें कि कहाँ पे कम पढ़ने से ज़्यादा आउटकम आ सकता है। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में भी आप सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डिस्कशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हाँ, करंट अफेयर्स की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूँ कि 12 घंटे जो 12 महीने का प्रिपरेशन है वो ईजिली हो जाए, नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाए, डिस्कशन भी आपको मिल जाए, कि आपका प्रिपरेशन ईजी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस डिस्कशन। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पोस्ट करें। मैं जब भी नेक्स्ट वीक में टाइम मिलेगा तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेके और उसको जो आपकी जो 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 कन्फ्यूजन है, जहाँ क्लैरिटी नहीं, इसको और मैं फर्दर क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स, उसके नेक्स्ट में एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करना है वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।